हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल वीआर क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे, जो आपका फाइनल एग्जाम में जो अंतर जो पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। पूरा तीनों साइंस में तीनों सब्जेक्ट का जो अंतर पूछेगा क्वेश्चन, वो आपके सामने हम बढ़िया ढंग से समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, पहला अंतर है धातु अधातु में अंतर। धातु अधातु में अंतर दो तरह से पूछते हैं, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण के आधार पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो ऑक्साइड बनता है। जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो ऑक्साइड बनता है। समझ गए? अधातु में जब अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो धातु का सहसंयोजी ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्साइड बनता है, इसमें सहसंयोजी ऑक्साइड बनता है। एगो याद कर लीजिएगा, एगो बढ़िया से याद रह जाएगा। ऑक्साइड, सह संयोजी ऑक्साइड। नंबर दो देखिए, यह जल से अभिक्रिया करता है, यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह अम्ल से अभिक्रिया करता है, यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु का क्लोराइड बनता है। अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु का सह संयोजी क्लोराइड बनता है। बात समझ रहे हमारी? पांचवा देखिए, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बनता है। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अधातु का हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड बनता है ना। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्राइड, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अधातु का हाइड्राइड बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगला अंतर देखिए। अब आपको बता रहे हैं भौतिक गुण के आधार पर, है ना। भौतिक गुण के आधार पर देखिए, धातु अधातु में अंतर। भौतिक गुण के आधार पर धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातु सुचालक होता है तो यह कुचालक होता है। यह आघातबद्ध होता है, यह भंगुर होता है। अर्थात आघातबद्ध नहीं होता है, लिख सकते हैं आघातबद्ध नहीं हो सकता। भंगुर का मतलब हुआ कि उस पर जैसी चोट पहुंचाइएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यह तन्य होता है, यह तन्य नहीं होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि ठोस होता है ये। अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। समझ गए? चलिए अगला देखिए, साबुन, है ना। साबुन और अपमार्जक में अंतर देखिए। साबुन अपमार्जक में अंतर। साबुन तो जानिए रे, अपमार्जक सरफ को कहते हैं बाबू। क्या, किसको कहते हैं? सरफ को कहते हैं। देखिए, पहला, साबुन का निर्माण वसा, अम्ल और क्षार से होता है। अपमार्जक का निर्माण अल्कोहल और अम्ल से होता है। अल्कोहल और अम्ल से। इसका निर्माण वसा, अम्ल और क्षार से। वसा, अम्ल और क्षार। अपमार्जक का अल्कोहल और अम्ल से होता है। साबुन जो है कठोर जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि अपमार्जक जो है, सरफ जो है, कठोर जल से अभिक्रिया करता है। अपमार्जक सरफ का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया था, याद रखिएगा। साबुन जो है गंदगी को धीरे धीरे हटाता है, जबकि अपमार्जक तीव्र गति से हटाता है। एगो याद कीजिएगा, एगो उल्टा लिख दीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरा मिलेगा। साबुन जो है गंदगी को धीरे धीरे, हाँ, साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका अम्लीय होता है। जब ये क्षारीय होगा तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा, है ना। अब याद रखिएगा बढ़िया से, साबुन जो है 3 अक्षर का, क्षारीय 3 अक्षर का, अम्लीय है 3 से बेसी, तो अपमार्जक है 3 से बेसी, तो अम्लीय 3 से बेसी। बात समझ गए अच्छी तरह से? चलिए, साबुन से जल प्रदूषण नहीं होता, जबकि अपमार्जक से जल प्रदूषण होता है। समझ गए हमारी बात? चलिए अगला देखिए, मेंडलीव। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर
करना है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यह परमाणु संख्या पर आधारित है। यह पूरी तरह से सही नहीं हुआ, लास्ट में इसको गलत साबित कर दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी बिल्कुल सही है 100%। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर। इस आवर्त में 9 वर्ग है, इसमें 18 वर्ग है। 18 वर्ग में उपवर्ग भी है कुछ। इसमें उपवर्ग ए और बी एक साथ है, इसमें उपवर्ग ए और बी एक साथ नहीं है। इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है। यह आवर्त सारणी अधूरा तथा अधिक गलतियां हैं, इसमें अधिक गलतियां हैं, इसमें अधूरा रिक्त स्थान नहीं है और गलतियां बहुत कम है। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए। आगे क्या है? भंजन और निष्पादन में अंतर। भंजन और निष्पादन में अंतर। भंजन इस विधि द्वारा यानी भंजन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क शुद्धिकरण का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर से, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा कार्बोनेट और हाइड्रोजन अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें सल्फाइड के, इसमें कार्बोनेट और हाइड्रोजन का। इस विधि में अयस्क को वायु की उपस्थिति में रखकर गर्म किया जाता है। इस विधि में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में रखकर गर्म किया जाता है। समझ गए हमारी बात? चलिए अगला नंबर, खनिज और अयस्क में अंतर है ना। खनिज जो है धातु और अधातु के यौगिक से युक्त वैसा पदार्थ जो पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है, मिलता है, उसको खनिज कहते हैं। जबकि उस खनिज को शुद्धिकरण निष्कर्षण जिस विधि से करते हैं उसको अयस्क कहते हैं। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलिए आगे क्या है? अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा होता है ना। अम्ल जल में विलय होता है, कुछ क्षार जल में विलय होते हैं, उसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH और NH4 ये होता है और बाकी क्षार नहीं होता है। अम्ल जो है जल में घुलकर H आयन, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जबकि क्षार जल में घुलकर OH है ना, OH आयन उत्पन्न करता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस और उत्तल है ना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल का परावर्तक सतह धंसा होता है। उत्तल का याद रखिए, पहले उत्तल का याद रखिए। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा है ना, उठा या उभरा, दोनों ऊ से होता है। तो उत्तल लेंस जो है ना परावर्तक सतह उठा होता है, अवतल का धंसा होता है। अवतल दर्पण धंसा भाग पर पॉलिश किया होता है, इसमें उभरा भाग पर पॉलिश किया होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु, हम पहले उत्तल बोल रहे हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है, और इसमें बड़ा छोटा बराबर सब हो सकता है। समझ गए? चलिए काल्पनिक में देखिए, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, वास्तविक जैसी वास्तविक तो उल्टा। और दूसरा, इस काल्पनिक पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किरण के काल्पनिक कटान पर कटता है ना, ये वास्तविक कटान पर कटता है। चलिए आगे देखिए, प्रत्यावर्ती और दिश धारा। प्रत्यावर्ती बड़े बड़े यंत्रों से प्रत्यावर्ती धारा चलती है, और छोटे छोटे यंत्र जो है दृश्य धारा चलती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होता है, क्योंकि हमारा गांव में जो करंट आया है, लाइन आया है, कहां से आया पता है? नहीं है।
और दिश धारा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लिया जा सकता। अगर ले जाएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा क्या जा रहा है नहीं जा रहा है ना। इसे सेलों में जमा नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती घर वाला लाइन को जमा कर सकते हैं। अगर जमा करते तो अंधड़ पानी के दिन में एक रूमा में बंद करके रखते, जैसे अंधड़ा में पोलवार गिर जाता जो लेनिया नहीं आता फिर रूमा से हम पूरा घर का कनेक्शन करते। समझ रहे हैं? ऐसा होता है नहीं होता है। मगर डिश धारा बैटरी में इकट्ठा रहता है, जमा किया जा सकता है। इसे ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसे ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया या बढ़ाया नहीं, बैटरी में ट्रांसफार्मर काहे लगाएगा। प्रत्यावर्ती धारा कम खतरनाक होता है, याद रखिएगा। और दिश धारा ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा कम खतरनाक होता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है ना इस टाइप से जाता है और दिश धारा डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट करंट है ना। चलिए आगे, जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य में अंतर। जीवाश्म ईंधन सीमित होता है, सूर्य सीमित नहीं, असीमित है। जीवाश्म कोयला पेट्रोल सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन से जलने पर वायु प्रदूषित होता है। सूर्य से क्या प्रदूषित होगा, वो तो और प्रदूषित को जो है ना वायुमंडल को शुद्ध करता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है इन्हीं के कारण होता है, सूर्य के कारण ही होता है। नमन करो, प्रणाम करो। इसका किसी भी समय उपयोग किया जाता है ना, इसका किसी भी समय उपयोग किया जाता है। अब सूर्य रात में उपयोग करेंगे, रात में कभी उपयोग होगा सूर्य नहीं होगा, केवल दिन में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्वसन और स्वच्छोवास से किस प्रकार भिन्न है ना। स्वच्छोवास यह एक भौतिक प्रक्रम है, या क्या है, भौतिक प्रक्रम। श्वसन एक जैविक प्रक्रम है। इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। और श्वसन में इसमें कोशिका के भीतर संचित भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसमें श्वसन तंत्र से संपन्न होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ना। इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें एंजाइम भाग नहीं होता है, इसमें एंजाइम भाग होता है। चलिए आगे, शिरा और धमनी में अंतर। शिरा, धमनी जो धक धक करता है उसको धमनी कहते हैं। शिरा वह रक्त वाहिनी है जो रक्त को उत्तक अंगों से शरीर हृदय की ओर ले जाता है। साफ कहने का मतलब हो गया, शिरा जो है ऐसे लिख सकते हैं, शिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है। और धमनी जो है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। समझ गए? एक नंबर समझ गए। चलिए 2 नंबर, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाह होता है, जबकि धमनी में सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। धमनी में ऑक्सीजन पूरे शरीर में खून के कारण ही जाता है। जिसका ये लाल खुले तो ऑक्सीजन जाता है, और नहीं रहता है तो ऑक्सीजन नहीं जाता है। शिरा में जगह जगह पर कपाट उपस्थित होता है, धमनी में कपाट अनुपस्थित होती है। शिरा अधिक गहराई में नहीं होता है, जबकि धमनी अधिक गहराई में होता है। समझ गए? चलिए आगे, चलिए नया क्वेश्चन दिए हैं, स्वपरागन और परपरागन में अंतर है ना। स्वपरागन, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के अंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब परागकण में परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे, चाहे वह किसी उसी जाति का हो या अन्य जाति के हो, उसमें वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। परागकणों में के नष्ट होने की संभावना कम होती है, अपरागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। मतलब स्वपरागकण में परागकण जो है नष्ट होने की संभावना कम है, अब परपरागकण में नष्ट होने की संभावना ज्यादा है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, द्विखंडन एवं बहुखंडन में 2 अंतर है ना। द्विखंडन, यह मृत कोशिका विभाजित होकर दो समान अनुजात कोशिकाओं को जन्म देती है।
तब इस प्रकार के जनन से द्विखंडन कहते हैं, है ना, जैसे अमीबा। और बहुखंडन, एकल जनन की विधि को बहुखंडन कहते हैं, जैसे सवाल, प्लाज्मोडियम, है ना। नंबर 2, यह एक तल में होता है या विभिन्न तलों में होता है। समझ गए? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।